हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है स्वदेशी अभियान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि स्वदेशी अभियान क्या होता है, क्या एक अच्छी चीज है या फिर क्या एक खराब चीज है, और अगर हम स्वदेशी अभियान के थ्रू चलते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर इसके क्या बेनिफिट्स है, सब चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो स्वदेशी अभियान, ठीक है। अब इस चीज से आप ये तो क्लियर हो गया होगा, यहां पर हमारे स्वदेश की कुछ बातें चल रही है और कुछ अभियान चलेगा, ठीक है। मतलब एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब एक्चुअल में ये एक ऐसी चीज है जहां पर हम ये बोलते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा इसका मीनिंग यही है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, शुरू के जो 40 साल थे उसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को अलाउ नहीं किया था, ठीक है। आपने वीडियो देखा होगा शायद पेप्सी वाला, पेप्सी कोको वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, कोला और इन इंडिया वाला, उसके अंदर एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन को हमने मना किया था। तो इससे क्या हुआ कि हमने पेप्सी और कोको कोला को हमारे देश से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये एक ऐसी सोच थी हमारी कि मतलब हम स्वदेशी अभियान से चाहते क्या था एग्जैक्टली, हम ये चाहते थे कि हमारे देश में बेचेंगे भी हम, खरीदेंगे भी हम, हमारा पैसा हमारे हाथ में रहेगा, हमारा पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हमारी ये सोच थी इसके पीछे। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग अमीर बनेंगे, हमारा जो पैसा अगर हमारे देश में रहेगा तो हम अमीर बनेंगे, है ना। ये इसकी एक सोच थी। अभी ये जो चीज थी ना, ये जो 40 साल थे, इन 40 सालों में हमारा देश ग्रो नहीं हुआ, हमारे देश में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा पैसा है और हमारे ही हाथ में है, तो जितना पैसा है उतना ही रहेगा ना। मतलब मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने का ही माल ले पाऊंगा और उतने का ही माल बेच पाऊंगा, ठीक है। मैं अगर चाहता हूं कि मुझे उससे कहीं ऊपर जाना है तो पैसा आएगा कहां? हमारे पास बाहर से कहीं पैसा आ ही नहीं रहा है, जितना पैसा हमारे पास देश में है उतना ही है, वो कभी बढ़ नहीं रहा है ना। कहने का मतलब कभी वो पैसा कहीं बढ़ नहीं रहा है, और जब तक वो पैसा बढ़ेगा नहीं हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये 40 साल तक चलती रही और हमारा देश जो है ऊपर नहीं गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को हमने अलाउ किया, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आई, हमारा बिजनेस खुला, ठीक है। अब अभी भी हम अगर पिछले कुछ 4-5 साल पहले या फिर 6 साल पहले अगर हम जाएं तो जो हमारे रामदेव बाबा है उन्होंने भी पतंजलि लेकर आए थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वदेशी अभियान को थोड़ा सा सपोर्ट किया था, ठीक है, कि बाहर के प्रोडक्ट्स मत लो, ये हमारे पतंजलि, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, इनको लो। ये गाइज अगर इन चीजों को देखें ना, अब देखो पतंजलि के प्रोडक्ट्स कैसे हैं इस पर तो देखो मैं ज़्यादा कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है अच्छे हो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और 1-2 बार जब यूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, ठीक है। अब सारे प्रोडक्ट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने अपना पैसा इसमें ख़राब नहीं किया, ठीक है। आगे मैंने दिमाग में लगाया कि मैं किसी और प्रोडक्ट को भी ट्राई करके देखता हूँ, तो हाँ, जितना देखा उतना मैं डिसअपॉइंट हुआ उस प्रोडक्ट से। लेकिन ठीक है, अगर कोई यूज़ करता है, मैंने सुना है, ऐसा भी सुना है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स अच्छे, कुछ लोग यूज़ कर भी रहे हैं, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है ना। अगर हम हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को लेते हैं और बाहर के प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली हमें क्या मिल रहा है गाइस। एग्जैक्टली अगर यहां पर बात करें, बीइंग ए मार्केटर, एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल लॉस है, टोटल लॉस है। कोई सेंस नहीं बनता कि हम स्वदेशी अभियान को सपोर्ट करें, है ना। इसमें हमें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन उल्टा ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में इसके वजह से हमारा देश बहुत ग्रो हुआ है, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो भी कुछ हद तक, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये इससे चीज क्या होता है कि हमारे देश में पैसा आता है, हमारे देश में जब पैसा आता है तो उससे हमारा देश ग्रो होता है। अब डेफिनेटली इस चीज में ये तो है कि हमारे देश का कुछ पैसा, हमारे देश से कमाया हुआ कुछ पैसा जो है वो बाहर भी जाता है, लेकिन आता भी तो है। इस YouTube चैनल को ही ले लो, ठीक है। अभी हम YouTube पे बैठे हैं, वीडियो देख रहे हो आप घर बैठे बैठे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा तो ये चैनल बिल्कुल नया है, फ्रेश है, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब वैसे मेरे दूसरे भी चैनल्स हैं जो कि मोनेटाइज्ड है, अब जब मैं यहां पर कुछ पैसा कमाता हूं इसके थ्रू, ठीक है, मान लो कि मैंने $100 कमाया। अब जब मैं $100 कमाता हूं तो $55 मुझे मिलते हैं, $45 यूएस जाता है, हमारे देश से बाहर जा रहा है, ठीक है। लेकिन $55 आ भी तो रहा है ना। अगर मान लो कि आप मना ही कर दोगे नहीं मुझे यूट्यूब चाहिए नहीं हमारे देश में, तो ये $55 आएगा भी नहीं। अब मेरे जैसे लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। हर एक बंदा जो है ना यहां पर कहीं ना कहीं
पैसे कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर एक यूट्यूब का ऑप्शन ही नहीं होता तो जितने भी यूट्यूबर्स के वजह से इस देश में जितना भी पैसा आ रहा है वो पैसा सारा रुक जाएगा। करोड़ों में, अरबों में यूट्यूबर्स की वजह से इस देश में पैसा आ रहा है। ठीक है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यूट्यूब को आने दिया। अगर आप यूट्यूब को ही नहीं आने देते तो ये पैसा आ ही नहीं पाता। अब इसमें कुछ हिस्सा अगर यूएस में जा रहा है तो क्या जाता है हमारा? कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और उल्टा हमको बेनिफिट हो रहा है इस चीज की वजह से। अब हमारे देश में होता क्या है कि देखो, हर देश का एक टैक्स रेट होता है। किसी किसी देश में टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स सेव करती है उसके बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, तो वो कैसे सेव करते हैं? एक तरह से हम उसको टैक्स की चोरी बोलते हैं, लेकिन लीगल तरीके से करते हैं। वो अपने टैक्स को बचाते हैं। वो क्या करते हैं? ऐसे देशों में अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं जहां पर टैक्स रेट्स कम होते हैं। ठीक है, अब ये जो टैक्स रेट्स कम होने की वजह से फायदा क्या होता है कि हमारे देश में, मान लो कि अगर हमारे देश का टैक्स रेट कम हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एप्पल जैसी जो कंपनियां हैं, वो अपना पैसा इंडिया में रखेंगी। क्योंकि यूएस में तो टैक्स रेट ज्यादा है, तो वो अपना पैसा क्या करेगी? इंडिया में रखेगी। अगर वो ऐसा करती है तो इससे क्या होता है कि इंडिया में वो पैसा पड़ा रहेगा और उस इंडिया में जितना भी हमारा टैक्स रेट है वो उनको देना पड़ेगा। भले ही हमारे इंडिया का टैक्स रेट कम है, लेकिन टैक्स तो हमें मिल रहा है ना, क्योंकि उनका करोड़ों अरबों पैसा जो है, रुपया जो है, हमारे देश में पड़ा हुआ है। तो हमारे देश में अगर पड़ा रहेगा तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उनको जो 50% टैक्स मिल रहा था वो तो पूरा का पूरा गया। हमारे यहाँ पर जो भी 30-40% जितना भी टैक्स हमें देना पड़ेगा वो हमको देना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो जितना भी देना पड़ता है वो हमको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना टैक्स बचा रहे हैं और हमको एडिशनल टैक्स मिल रहा है, क्योंकि उनके देश में टैक्स रेट ज्यादा है। तो ऐसे ही जिन देशों में टैक्स रेट कम होते हैं, ठीक है, या फिर टैक्स रेट होता ही नहीं है, ठीक है, वो एक अलग बिजनेस मॉडल है डेफिनेटली। जहां पर टैक्स रेट नहीं होता वो अलग ही बिजनेस मॉडल है। ठीक है, वहां पर क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट्स मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलता है। तो इस चक्कर में क्या है ना कि जो गवर्नमेंट है वहां की, वो उन्हें कुछ फायदे प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि टैक्स रेट वगैरह उनको कम कर देते हैं या फिर टैक्स रेट पूरी तरह बंद ही कर देते हैं। इस चक्कर में क्या उनके देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं। अब जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, अगर मान लो कि वो अपना प्रोडक्शन इंडिया में करे, वो अपना एक कंपनी यहां पर इंडिया में स्टार्ट करे, एक फैक्ट्री लगाए इंडिया में जहां पे आईफोन बनेंगे, तो इससे फायदा किसको होगा? डेफिनेटली इंडियंस को होगा। इससे फायदा उनको होगा क्योंकि उन्हें टैक्स रेट कम लग रहा है, लेकिन इंडियंस को भी यहां पे फायदा हो रहा है। इंडियंस को फायदा कैसे हो रहा है कि मान लो फैक्ट्री लगी, अब सबसे पहले तो फैक्ट्री बनेगी, कौन बनाएगा? इंडियन लेबर बनाएगा, तो इंडियन लेबर को पैसा मिल रहा है। अब जब फैक्ट्री बन गई, बनने के बाद यहां पर क्या बनने वाले हैं? आईफोन बनने वाले। ठीक है, अब आईफोन बनाना हमारे इंडियंस को मान लो नहीं आता है, तो क्या होगा? ये लोग सिखाएंगे, तो हमारे इंडियंस के क्या क्या डेवलप हुआ? स्किल डेवलप हुआ। ठीक है, जिनको आईफोन बनाना नहीं आता था वो अब आईफोन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, सीख जाएंगे, स्किल डेवलप होगा। अब स्किल डेवलप करने के बाद उनको जॉब भी डेफिनेटली वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा देश में। ठीक है, पैसा आने से क्या होगा? हमारे देश के लोगों के पास पैसा आएगा तो हमारा देश ग्रो करेगा। ठीक है, हमारे देश की जो जीडीपी है वो ऊपर जाएगी, तो देश ग्रो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। अब अगर नहीं होता तो एप्पल कंपनी तो हमारे देश में तो नहीं आ पाती। अब हम लोगों के पास जितना पैसा है हम उसी को रोटेट किए जा रहे हैं। ठीक है, हम कभी डेवलप हो ही नहीं सकते। जितना पैसा हमारे देश में है उतना पैसा हमेशा हमारे देश में रहेगा, लेकिन हम कभी ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, ऊपर तभी जाता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां पर आके अपना बिजनेस खड़ा करती है। ठीक है, और इन सभी के टैक्स रेट्स बचाने के चक्कर में हमारे देश में अगर टैक्स रेट्स कम है उनके कंपैरेटिवली, तो क्या करेंगे? उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा इंडिया में पड़ा रहेगा। जब तक उनका पैसा इंडिया में पड़ा रहेगा हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो हमको अगर टैक्स मिलेगा तो हमारे देश है वो पावरफुल बनेगा। ठीक है, अब यहां पे और भी चीजें हम ये सोचते हैं कि बीइंग ए मार्केटर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। डॉलर की रेट बढ़ती जा रही है। हम पहले एक टाइम था जब डॉलर 1 रुपया था और 1 रुपीज के बराबर था। धीरे धीरे ये करके आज के रेट में 83 रुपीज है $1। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है ना। सीधी, अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो हमारा देश भी कमजोर हो रहा है, हमारी करेंसी कमजोर हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारा देश नीचे जा रहा है, यही समझते हैं हम। लेकिन कहीं इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो इसका यह है कि अगर मान लो कोई एक यूएस की कंपनी है, उनको एक फैक्ट्री डालनी है यूएस में। ठीक है, तो उनको लग रहा है वहां पर छोड़ो कि अगर हम बात करते हैं उनको फैक्ट्री डालनी यूएस में, अगर हम उसको रुपीज में वगैरह कन्वर्ट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं कि अगर वो अपने यूएस में एक फैक्ट्री डालते हैं और कंपैरेटिवली वही फैक्ट्री उनको अगर इंडिया में डालना है, उतने ही एरिया में डालना है, तो यहां पर जमीन सस्ती मिलेगी। ठीक है, यहां पर हर चीज का पैसा कम लगेगा, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने डॉलर में कमाया है,
खर्च रुपीज में करना है, तो $1 हुआ 83 रुपीज। ठीक है, उनका कमाया हुआ $1 जब यहां आके खर्च होगा ना, तो वो 83 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको यहां पर चीजें सस्ती पड़ेगी। ठीक है, यहां पर आके उनके लिए एक बिजनेस स्टार्टअप करना, ठीक है, एक फैक्ट्री लगाना सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग यहां पर आके अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहां पर उनके लिए सस्ता पड़ता है। अगर मान लो $1 और ₹1 बराबर है, तो वो लोग फिर यहां क्यों आएंगे, वहीं कर लेंगे अपना बिजनेस, है ना। तो हमारे देश में पैसा कहां से आएगा फिर। तो गाइज ये सारी चीजें होती है, मतलब ये है ना, हम एक तरफ से नहीं सोच सकते, हमें दोनों तरफ सोचने के बाद अगर मान लो कि ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर हमारा $1 $200 होगा, तब तो हम और ज्यादा लॉस में लगेंगे, हम तो गरीब कंट्री की लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से खराब भी रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ एक बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि अगर सस्ता पड़ता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आती है। ठीक है, अब आपने सुना होगा चाइना जो है, चाइना में अगर जाके अगर कोई बंदा कुछ बिजनेस करना चाहता है या फिर चाइना में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़मीन है वहाँ पे, बहुत बड़ा देश है उनका, बहुत एरिया खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पर कॉस्टिंग कम लगती है कुछ करने के लिए। तो हम सोचते हैं कि चाइना खराब है, चाइना की चीज़ें खराब है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है ना। अगर आप ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं हो तो चाइना के प्रोडक्ट्स, चाइना में बने हुए प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में ना बिके तो हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो इंडिया में बने हुए वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब आप सोचो कि अगर एक लैपटॉप या मोबाइल या फिर कोई भी एक चीज़ जो कि हम आज तक चाइना से लेते थे, वो चीज़ आप 1 लाख रुपए में लेते थे, मान लो एक लैपटॉप है जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख रुपए, जो आज तक आप लेते हैं क्योंकि वो चाइना से आता है। अब वही प्रोडक्शन अगर इंडिया में हुआ ना, तो वो 1 लाख रुपए का जो लैपटॉप है वो हमें 1.5 लाख में मिलेगा इंडिया में। अब इससे क्या होता है, आम आदमी को दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि चाइना से आने वाला एक लैपटॉप, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन चाइना में होता है, वो यहां पर जब आता है तो हमें सस्ता पड़ता है। उल्टा हमारे देश में बनने वाला प्रोडक्ट हमारे लिए महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन करने की कॉस्टिंग वगैरह ज्यादा है कंपैरेटिवली चाइना के। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। अगर हमें कोई भी चीज आज सस्ते में मिल रही है तो वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो चीज चाइना से आ रही है। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर मान लो जापान से आ रही हो या फिर वही चीज़ मान लो इंडिया में बन रही हो, तो हमें महंगा मिलेगा। हम ये जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं ना, ये मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आम आदमी को चूसने का एक नया तरीका है कि आपको सिर्फ ये बोल के पागल बनाया जाता है कि ये चीज़ इंडिया में बनी है, तो ये चीज़ का जो भी हमें जो पैसा है हमारे देश में रहेगा। सिर्फ गाइस ये सब फालतू बातें हैं। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। मेड इन इंडिया के नाम पर हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, हमको और ज़्यादा लूटा जा रहा है। ठीक है, आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। जब तक अगर आपको चीज़ें अवेलेबल हो पा रही है चाइना से आई हुई चीज़ें, चाइना से आई हुई चीज़ें खराब नहीं होती है। मेड इन चाइना का मतलब ये नहीं होता है कि आईफोन अगर चाइना से आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन चाइना का माल है। वो चाइना का माल नहीं, चाइना में सिर्फ उसका असेंबली हुई होगी या फिर चाइना में उसकी चीज़ का बनाया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना का माल है। वो माल तो हमेशा उसका स्टैंडर्ड एक ही रहेगा। एप्पल का प्रोडक्ट है, उसका स्टैंडर्ड दुनिया में कहीं भी बने उसका स्टैंडर्ड एक जैसा ही रहेगा, बस कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो जाती है ना। क्योंकि इंडिया में एक प्लांट लगाने का खर्चा ज्यादा होता है, चाइना में प्लांट लगाने का खर्चा कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कॉस्टिंग का फर्क पड़ जाएगा वहां पे। तो ये सारी चीजें होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसको। तो इन चीजों का हमें समझना होता है। भले आप एक मार्केटर हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर एक कॉमन मैन हो, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, हम सही डिसीजन ले पाते हैं। ओके, सो गाइस, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जिसके अंदर मैंने मार्केटिंग को थोड़ा सा और कवर किया है। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपके मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।